राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक ने। पहली बार 11वीं कक्षा में ही मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि तो मैंने सोचा कभी बना जाए। मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं, वहां शराबबंदी हो गई तो आजकल दिल्ली रहता हूं। धीरे धीरे हम हास्य कवि बन गए, फिर एक प्रोग्राम हुआ छुपा रुस्तम सब टीवी पर। और तब मैं पूरे देश में हास्य कवियों में, युवा हास्य कवियों में टॉप 3 में पहुंचा। मैं तीसरे नंबर पर रहा। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद हैं। जो विश्वास पात्र है उसी के आसपास आपको ज्यादा स्त्रियां नजर आएंगी, उसी के आसपास आपको ज्यादा लोग नजर आएंगे। बिल्कुल। तो मेरे साथ में यही है। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने। में आप किससे प्रेरित हैं? मैं खुद से प्रेरित हूँ। हिंदी के अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीन सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो हूँ ही भाजपा सपोर्टर। अच्छा, मैं आप कहोगे कि भक्त है, मैं तो अंधाधुंध भक्त हूँ। हाँ, मेरा तो 4 लाइन है। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए। तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। मैं तो अभी मैंने पोस्ट किया मैथिली के लिए, 2 दिन बाद मैं खेसारी जी के लिए करूंगा और मैं उनके समर्थन की भी बात करूंगा। भाई जब सब लोग आ रहे हैं राजनीति में, यहाँ पर अपनी रोटी सेक रहे हैं, तो कलाकार आकर के अगर कुछ वहां से, मैं कहता हूँ पेंशन ही बना लेगा, जीत गया पेंशन बन गया, क्या दिक्कत है भाई किसी को? अच्छा, मोदी जी पिछले दिनों चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी पोशाक को लेकर मुझे अचानक वो ध्यान आ गया कि आपने एक जगह लिखा था, कहा था कि मैं तो धोती पहनता हूँ, मुंबई भी जाता हूँ, विदेशों में भी जाता हूँ, ऐसी जगह पे भी धोती पहन वो सब मंच के लिए है। नमस्कार साथियों, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवेंद्र शुक्ला। देश के तमाम बड़े मंचों पर आपने कई सारे कवियों को लगातार सुना होगा और उनमें से एक कवि हमारे छतरपुर में भी धमाल मचाने आ गए हैं। जी हाँ, वे ऐसे कवि हैं जो खुद अपने आप पर भी हंसते रहते हैं और मनमौजी इतने हैं कि जहाँ जगह मिल जाए वहीं पर बैठ जाते हैं, भोजन करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात हो या फिर सफ़र करते समय जो है लगातार उनकी बातें लोगों को हंसाती रहती हैं। देश ही नहीं बल्कि अगर कहा जाए तो विश्व के लगभग 25 देशों में कई सैकड़ों मंचों पर वे अपनी कविताएं सुना चुके हैं, लोगों को गुदगुदा चुके हैं, हंसा चुके हैं। यानी कि शब्दों के जादूगर हैं और अपने ऊपर भी कई बार तंज कसते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। जब आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई बहुत मज़ेदार कवि हैं। तो एक ऐसे ही नामचीन और मज़ेदार और शब्दों के जादूगर कवि शंभू शिखर जी से आज हम बातचीत करेंगे। उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके तमाम पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। शंभू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, प्रणाम आपको। शुरुआत सबसे पहले ये करते हैं कि आपका नाम शंभू शिखर है, लेकिन अगर हम पुराने समय की बात करें, जब आपका बचपन का दौर था या जब आप एजुकेशन कर रहे थे, तो हमने ये जाना है, सुना है कि एक समय वो था कि जब पढ़ाई के खर्चे भी आप ट्यूशन करके निकालते थे और 50 और 500 रुपए में आप ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करते थे, और आज समय ये है, ऐसा बदला कि अब ये समय तो देखिए सबके साथ रहा है जी। हमारी पीढ़ी जो रही है शुक्ला जी, उसने बदलाव के सभी दौर देखे जी, और सभी के साथ में ये एक रहा है कि हम लोगों के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती ये थी कि हम लोग जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएं, ताकि परिवार के ऊपर बर्डन कम पड़े या कुछ ऐसे खर्चे जो परिवार को आपके ऊपर ना करने पड़े। तो उसके लिए मैं ट्यूशन पढ़ाता था और इसके लिए कोई
बड़ी बात नहीं है। लगभग हमारी एज ग्रुप के जी। अधिकतर लोगों का जीवन ऐसा ही रहा है, क्योंकि उस समय देश काल परिस्थितियां जो है वो ऐसी ही थी। जी जी। कविताओं की शुरुआत कैसे हुई? कब से आपको लगा कि आपके अंदर एक कवि जो है वो उथल पुथल मचा रहा है? मैं जब 11वीं कक्षा में पढ़ता था तो हमारे स्कूल में एक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, और मैं आपके चैनल को यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग इसको बहुत देखते हैं, चीज़ों का प्रभाव कैसे पड़ता है, चीज़ें हमारे भीतर किस तरह से विकसित होती है। जब मैंने पहली बार कवि सम्मेलन से पहले मैंने कभी नहीं, सिर्फ कोर्स में मैंने कविताएं पढ़ी थी, उसके अलावा मुझे कविताओं के बारे में कुछ नहीं पता था, और कवियों के बारे में भी सिर्फ उन्हीं के विषय में पता था, चाहे वो विद्यापति हो, चाहे वो दिनकर जी हो, चाहे वो नागार्जुन हो, जिनकी कविताएं हमारे कोर्स में लगी हुई थी, चाहे बच्चन जी हो, चाहे वो सुभद्रा कुमारी चौहान हो। इसके अलावा कवियों से मेरा कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरह का वास्ता नहीं था। लेकिन जब मेरे स्कूल में कवि सम्मेलन हुआ, और जो वाचिक परंपरा जिसको हम बोल करके एक दूसरे से संबोधित होते हैं, तो उसने मेरे भीतर एक बीज रोपने का काम किया। मुझे बहुत आनंद आया सुन करके। पहली बार 11वीं कक्षा में ही मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि जो रस है वो इतने विविध है, और हर रस का मेरे भीतर अलग अलग प्रभाव पड़ता था। वीर रस के कवि ने जब कविता सुनाई तो मैं अपने भीतर एक उत्साह, ऊर्जा, और हाँ मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जाइट फील कर रहा था, ऊर्जावान महसूस कर रहा था। प्रेम के कवि ने कविता सुनाई तो मैं अपने भीतर जो है वो वात्सल्य भाव को जी रहा था। हास्य के कवि ने कविता सुनाई तो मेरे भीतर हास्य रस, विनोद, आनंद यह सब उत्पन्न हो रहा था, और मैं इस सबको नोट कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कवि बना जाए। तो जैसे कि सभी रसों का आनंद आपने उस दौरान लिया जब सुन रहे थे, लेकिन फिर ये कैसे हुआ कि जो है हास्य? देखिए, जिसके पास जो होता है ना वो वही बांटता है जी। अब मेरे पास हास्य ही था, जीवन का अपना एक आनंद था, जीवन की अपनी विद्रुप्तताएं थी, जीवन की अपनी चुनौतियां थी, और उस चुनौतियों में मेरे लिए हास्य सबसे आसान था। तो जबकि कहा जाता यह है कि रुलाना तो आसान है, लेकिन हंसाना लोगों को ठीक है, वो सब कुछ सब दुनिया अपनी जगह ठीक है, जो है सो है। लेकिन यह भी सत्य है कि भाई आपको आनंद किस चीज में आ रहा है जी। तो हमें लोगों को हंसाने में आनंद आता था। धीरे धीरे हम हास्य कवि बन गए। फिर एक प्रोग्राम हुआ छुपा रुस्तम, सब टीवी पर। उसमें आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी का मेरे पास फोन आया कि छुपा रुस्तम के लिए आप आइए। मैं गया, और उसमें मैं पहली बार टीवी पर मैं आया था, ये बात है 2003 की, और तब मैं पूरे देश में हास्य कवियों में, युवा हास्य कवियों में टॉप 3 में पहुंचा। मैं तीसरे नंबर पर रहा, और वहां से फिर चल पड़ा। श्रोताओं, दर्शकों, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे जो टेलीविज़न पे आने वाले शोज़ हैं उनमें शंभू जी ने शिरकत की है। इसके अलावा बहुत अच्छे लेखक भी हैं, कई पुस्तकें भी उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। हास्य की बात करें, बहुत से जो आपके सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं तो बड़ी, जब आप फोटो तस्वीरें डालते हैं उनके कैप्शन जो होते हैं कि कई बार कोई कवियत्री हैं और उनके साथ आप जो है पहली चीज रसगुल्ले की मैं जो भी फोटो डालता हूँ, जिसके साथ भी डालता हूँ, पहले तो मैं उसकी अनुमति लेता हूँ जी। जो पोस्ट मैं डालता हूँ वो उसको मैं पढ़ाता हूँ कि भाई मैं ये पोस्ट डालने वाला हूँ, क्या आपको कोई इस पर आपत्ति है। अधिकतर लोगों को नहीं होती, क्योंकि एक बात समझिए शुक्ला जी, एक बात समझिए, जिस किसी भी पुरुष के आसपास ज्यादा स्त्रियां आपको नजर आएगी, इसका अर्थ यह है कि वो चरित्रवान है और ट्रस्टी है। बिल्कुल। जो विश्वास पात्र है उसी के आसपास आपको ज्यादा स्त्रियां नजर आएंगी, उसी के आसपास आपको ज्यादा लोग नजर आएंगे। बिल्कुल। तो मेरे साथ में यही है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कवित्रियां, कवि सब मुझसे मिलते हैं, और मेरी अपनी कोशिश ये रहती है कि जीवन के आनंद को जिया जाए और उसी में ही रस लिया जाए, पूरा रस लिया जाए। अच्छा, ये मतलब क्या ये पैटर्न ही है कि जब तक अपने ऊपर नहीं हंसा जाएगा तब तक हम दूसरों को नहीं हंसा? ऐसा नहीं है। लोग ऐसे हैं जो दूसरों के ऊपर भी व्यंग करके, कटाक्ष करके, मेरा मानना थोड़ा अलग है। ये जो आजकल का जो दौर चल रहा है, जो कुछ भी कहते हैं, दूसरों को कुछ भी कहते हैं, तो हम दरअसल उसका उपहास कर रहे होते हैं। अपने ऊपर जो कुछ कहते हैं वो एक सहज हास्य होता है। क्या है ना कि जो जब तक आप खुद को नहीं देखेंगे तब तक आपको दुनिया में सब चीजें जो है ना अलग रूप में दिखेंगी। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग कर रहे हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, वो करें।
मेरा ये मानना है कि भाई मैं अगर किसी को अपने व्यक्तित्व से, अपनी बातों से, अपनी कविताओं से, अपने वाक्पटुता से और अपने पोशाक से, अपनी हरकतों से हंसा सकता हूं और वहां तक जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना होती हो, तो मुझे इसमें आनंद आता है। अच्छा शंभू जी, इस पे चर्चा करें। जैसे आजकल जो दौर चल रहा है वो स्टैंड अप कॉमेडियन का है, और एक तरफ ये कवि सम्मेलनों के मंच हैं, एक तरफ अब वो बहुत सहज है कि हम मोबाइल पर उठाकर देख लेते हैं, और उसमें कितना फर्क है और उसमें जो चीज़ें उपयोग हो रही हैं। शुक्ला जी, आप कितने साल से पत्रकारिता में हैं? सॉरी 25 साल हो गए। 25 साल से। आज हमें कितनी भीड़ सुनने आएगी यहाँ पे? पूरा मैदान भरा रहेगा। पूरा मैदान भरा रहेगा। मैं एक आंकड़ा लेके चलूँ तो 5000, हाँ लगभग 4-5 हजार, 3 से 5 हजार मान लो। हाँ, वो उतनी कैपेसिटी का ग्राउंड, उतनी कैपेसिटी का ग्राउंड है जी। 25 साल की पत्रकारिता में आपने किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए इतनी भीड़ देखी है? वो तो खैर वो नहीं, तो जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो तो ऑडिटोरियम वाले लोग हैं, 500 का टिकट मिलता है, 200 लोग, 250 लोग बैठते हैं। वो भी देखा है आपने क्या? आपने देखा है कि नहीं, ये बताइए। बाकी का छोड़िए, आपको स्क्रीन पे क्या दिखता है वो छोड़िए। हाँ, आपने नहीं देखा है ना? नहीं देखा। क्या है कि हम लोग मास के लोग हैं, जर्नल लोग हैं, जनता के लोग हैं, वो लोग क्लास के लोग हैं जी। तो वो क्लास में चलते हैं, हम लोग मास में चलते हैं, बस इतना ही फर्क है। पैटर्न को लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, देखिए मेरा ये मानना है कि मैं जिस भाषा का प्रयोग अपने परिवार में नहीं कर सकता, मैं मंच पर नहीं कर सकता। मंच पर नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अपने परिवार में ऐसी भाषा का प्रयोग करते होंगे, तो वो मंच पे भी कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि स्वीकारोक्ति है कहीं ना कहीं। भाई आप क्या कहेंगे समाज में? तो जिस समय हमारा समाज सबसे विकसित था ना, आज से आप किताबें पढ़िए, मतलब इसका तरीका तो यही है जानने का। तो आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, उस समय भी हरण होते थे, स्त्रियों के हरण होते थे। बिल्कुल होते थे ना। रामचरितमानस में भी हरण हुआ है, रामायण में भी है ना, और पूरी महाभारत तो उसी पर बेस्ड है कि हरण करके पर स्त्री का हरण करके ले आए, छल से पर स्त्री गमन कर लिया, ये सब तो चलता ही था, है ना। मतलब स्त्रियों को इतनी आजादी थी कि वो दूसरों को जाकर के प्रपोज कर रही है, बिल्कुल नहीं मान रहा, सामने वाला नाक काट ले रहा है, उसके बदले में पूरा युद्ध हो रहा है। तो ये सब समाज में हमेशा से रहा है। जिस समय समाज अपने पूर्ण विकसित स्वरूप पर, जिसको हम मानते हैं कि था, उस समय भी वैश्यालय थे, उस समय भी चोरियां होती थी। अगर चोरी नहीं होते तो न्याय प्रणाली कहां से विकसित होती? बिल्कुल। उस समय भी लोग झूठ बोलते थे, नहीं तो फिर शपथ कैसे खाया जाता। उस समय भी लोग चालाकी करते थे, नहीं तो जो मारिच था उसकी आपने देखा ही होगा। बिल्कुल। उस समय भी लोग जो है वो छल से लोगों को ठग लिया करते थे। तो आप वाल्मीकि का देखिए। बिल्कुल। ये सब चीजें दुनिया में, समाज में चलती रहती है। जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है 40 लाख लोग, यानी 4 मिलियन 4 मिलियन लोग उसके सब्सक्राइबर हैं। मतलब समय रैना का जो चैनल आया था, एक व्यक्ति से वो लोग 49 रुपए लेते हैं महीने का। 49 रुपए इंटू 40 लाख प्रति महीना देने वाले इसी देश के लोग हैं। अब क्या कहेंगे उनको? जो है सो है, सबको स्वीकार करिए जी। हम लोग दरअसल क्या है ना शुक्ला जी की कंप्लीट जीवन के इस मनुष्य के जीवन में हम हर भाव को, हर रस को जी लेना चाहते हैं। हम थोड़ी देर प्रेमानंद बाबा को भी सुन लेना चाहते हैं, और थोड़ी देर कोई रील पे आकर के ठुमका लगा रही तो उसको भी देख लेना चाहते हैं। भरपूर मनोरंजन चाहिए किसी भी तरीके से, सब कुछ चाहते हैं हम। मतलब सरेंडर भी कर रहे हैं और हम जो है छीन भी रहे हैं। ये दोनों भाव, तीनों भाव, सारे भाव चल रहे हैं, और ये कोई बात नहीं। चलिए इस पर आते हैं। इन सब चीजों से, मतलब मैं एक चीज समाज को बता रहा हूँ, इन सब चीजों से समाज के किसी भी वर्ग को घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने साक्षी बनिए। ये दुनिया जो है बाहर जो आपको दिख रही है, ये बाहर की दुनिया जो है ना, ये आपके भीतर का प्रोजेक्शन है। तो अगर बाहर आपको तनाव दिख रहा है, इसका मतलब आपके भीतर तनाव है, उसको ठीक करिए बस। अच्छा, शुरुआत थोड़ा सा इस पे लेते हैं कि जैसा मैंने जो पढ़ा और सुना है कि दिनकर जी की कविताओं से आप प्रभावित हुए। जी, शुरुआत वहाँ से बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जब इस तरफ मोड़ हुआ, तो हास्य में आप किससे प्रेरित हैं? मैं खुद से प्रेरित हूँ।
सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ स्पॉन्सर, मास स्वार्थी आदमी। लेकिन हम पुराने कवियों की अगर बात करें, उनमें से किसको आप? हर समय का अलग अलग हास्य था, हर समय का अलग अलग हास्य था। जिस समय पे अंग्रेजों का शासनकाल था, उस समय का हास्य था कि हम अंग्रेजी सैनिकों पर हंसते थे, उनके बूट पर हंसते थे, उनके कपड़ों पर हंसते थे, इस तरह की हंसी होती थी। ऐसा नहीं था कि वो अंग्रेज के ऊपर कोई कुछ बोलता नहीं था, उनके ऊपर एक अलग तरह की हंसी होती थी, उनके पहनावे पर, उनके वेशभूषा पर, उनके रखरखाव पर हंसी होती थी। फिर उसके बाद समाज बदला, समय बदला, तो आप देखिए कि एक अमीरों के ऊपर बड़े चुटकुले बनने शुरू हुए, है ना, समृद्ध प्रजातियों पर बड़े चुटकुले बनने शुरू हुए। धीरे धीरे अब जो है, अब ऑफिशियल चुटकुले आपको मिलेंगे। अब आपको पत्रकारिता इतनी बढ़ गई है तो अब लोग पत्रकारों के मजे लेने लग गए, उस पर समाज में ये सब चीजें बदलती रहती है। वो व्यक्ति समाज में ज्यादा सक्सेस है जो व्यक्ति समाज के बदलते स्वरूप के साथ में अपने आप को ढालता रहता है, और सफलता के पैमाने सबके लिए अलग अलग है। आप बिहार से आते हैं और हाल ही में आपकी एक पोस्ट मैंने देखा था कि उसमें मैथिली ठाकुर जो है वो राजनीति में पदार्पण कर रही हैं, उसके लिए आपने उनको सपोर्ट किया और लिखा कि ऐसे लोग आना चाहिए। तो वैसे तो आपका राजनीति से बहुत कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, ना, उनको लेकर जो आपने मैंने किसी को भी नहीं बताई, मैं आपको बता रहा हूँ और कैमरे पे बता रहा हूँ। ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, जब मैं गांव जाता हूं तो वो मुझसे मिलने नहीं आए और मुझे ये ना कहे कि आप जुड़िए, काम करिए, हमारे साथ जुड़िए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्यार से जीता हुआ व्यक्ति लड़के क्या जीतूंगा। तो मेरा राजनीति में बिल्कुल मेरा रुझान नहीं है। अब पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ, मैथिली को लेकर। हाँ, देखिए, मैथिली जो है वो हमारे बिहार की, खासकर मिथिलांचल की शान है। आप मैथिली की बात करें, आप खेसारी लाल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? खेसारी लाल को भी तो टिकट मिला है। जी हाँ, है, वो भी तो गायक ही है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं उसकी बात? ये आपकी चूंकि पोस्ट अभी हाल आपने हमारी पोस्ट देखी, चलो ये अलग, मैं समाज से भी पूछता हूँ, वो क्यों नहीं कर रहा? मैं चूंकि आपने इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैथिली ने बिहार को एक अलग पहचान दी। इस अश्लीलता के दौर में जहां पर भोजपुरी गानों ने, मैथिली गानों ने अश्लीलता के चरम को छू लिया था, जहां पर गाने बज रहे थे कि तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप कई बार बहुत बोल्ड बोल देते हैं। भाई, तुम्हारे समाज में बोल्ड है तो हम बोल दे रहे हैं। बिल्कुल, तो है ना, ये गाना बज रहा था, है ना, पिया दिया बुझा के रात क्या क्या किया, ये सब गाना बज रहा था। ऐसे में कोई लड़की आती है और अपनी सौम्य आवाज से, सुरीली आवाज से वो छठ मैया के गीत गाती है, वो विवाह के पारंपरिक गीत गाती है। वो बॉलीवुड से दूरी इसलिए बना करके रखती है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसके जो परंपरागत जो लोक संस्कृति है वो कहीं धूमिल ना हो जाए छवि। तो उसने बहुत कम गाने गाए, एक आध गाए हैं। हाँ, वो एक आध गाए, ऐसा भी नहीं बिल्कुल नहीं गाए, एक आध गाए हैं, लेकिन वो भी बहुत सौम्य गाए हैं, बहुत ही। तो अगर वो राजनीति में आ रही है, उसका मन है, वो आ रही है, उसके परिवार का मन है, तो भाई उसका विरोध करने का तो कोई कारण नहीं बनता। दूसरी चीज, मेरा ये मानना है कि कलाकार लोग जब आएंगे, मैं तो अभी मैंने पोस्ट किया मैथिली के लिए, 2 दिन बाद मैं खेसारी जी के लिए करूंगा और मैं उनके समर्थन की भी बात करूंगा। भाई, जब सब लोग आ रहे हैं राजनीति में, यहाँ पर अपनी रोटी सेक रहे हैं, तो कलाकार आकर के अगर कुछ वहां से, मैं कहता हूँ पेंशन ही बना लेगा, जीत गया, पेंशन बन गया, क्या दिक्कत है भाई किसी को? कलाकार क्यों ऐसा लगता है कि बाबा को झोला छाप होना चाहिए और पत्रकारों को जो है कुर्ता और पजामा में होना चाहिए? क्यों हम लोगों को लग्जरी जीवन की नहीं मिलनी चाहिए? क्यों हम लोग चुनाव न लड़ें? क्यों हम लोग सत्ता के शीर्ष पर क्यों ना जाएं? तो मेरा भाई मैथिली से मेरा एक प्रेम है, हमारी मिथिला की बिटिया है और उसके प्रति मैं बहुत सद्भाव रखता हूं और मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं कि वो आए, वो जीते। और मिथिला के लोगों से भी अपील करूंगा कि भाई मैथिली को पूरा सपोर्ट करिए। कुछ लोग जो लिख रहे हैं कि भाई वो मिथिला की नहीं रहती है, वो यहाँ की नहीं है, वहाँ की नहीं, ऐसा तो आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पे भी ठप्पा लग जाए कि आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो हूँ ही भाजपा सपोर्टर। अच्छा, तो मैंने लिखा है भाई शुक्ला जी, मैं आप कहोगे कि भक्त है, मैं तो अंधाधुंध भक्त हूँ। हाँ, मेरा तो 4 लाइन है कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। तो मैं तो ये सब जो लोग कहते हैं ना कि पत्रकार को, कवि को, इनको क्या होना चाहिए? निष्पक्ष, है ना, कहते हैं ना। आप नोटा पे वोट डाल के आते हैं, सच बताइएगा, जब आप नोटा पे वोट नहीं डालते हैं, मैं नोटा पे वोट नहीं डालता हूं, तो फिर मेरी क्यों नहीं हो एक स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा? बहुत सिंपल सी बात है।
उसके लिए आप भाई मुझे कन्विंस करिए कि भाई ये विचारधारा गलत है, मुझे लगेगा कि नहीं यार ये आदमी ठीक है तो मैं आपकी तरफ जा सकता हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, राजस्थान के लोग देखिए ना हर 5 साल में सरकार बदल लेते हैं। हाँ, साउथ में वही है। संपत सरल जी कहते हैं ना कि वो लोग कहते हैं कि आप बैलेंस क्यों नहीं करते, वो कहते हैं मैं बैलेंस ही कर रहा हूँ क्योंकि 80% लोग एक तरफ हैं, तो मैं बाकी जो पोर्शन है वो इस वजह से और इस तरीके से बात करता हूँ। जी। तो ये बात है। दर्शकों को, श्रोताओं को लेकर एक बात करेंगे कि जब आप देश में तमाम मंचों पर कविता पढ़ने जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, इसके बाद जब विदेशों के मंचों पर, दुबई में और अन्य जगहों पर दर्शकों की जो प्रतिक्रिया है, जो वहाँ का माहौल है, उसको क्या कुछ अंतर कर पाते हैं? कुछ भी नहीं। विदेशों में रहने वाले लोग बहुत देश के नज़दीक है, वो देश को बहुत मिस करते हैं, वो देश को बहुत ज़्यादा जो है ना वो वहाँ पे रह करके, और उनके सुनने की जो क्षमता है वो देश के लोगों से ज़्यादा है। वो लोग बहुत सेवा कर रहे हैं देश की। आप जो है उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखिए। वो लोग कमा करके पैसा देश भेज रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वहीं के होकर के रह गए, नहीं तो लोग वहाँ पे अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं, भारत की जीडीपी बढ़ाता है, यहाँ पे खर्च होता है। बाहर जा ज़्यादा कमा रहे कम कमा रहे ये विषय अलग है, बिल्कुल। लेकिन ऐसे लाखों लोग विदेशों में जाकर के अपनी सेवाएं दे करके भारत माता की सेवाएं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो कुछ भी वो अर्न करते हैं वो भारत में आता है। और ये जो एक अर्निंग फैक्टर है, इसका बहुत बड़ा रोल है विदेश से लोगों का जो पैसा आता है उससे भारत की समृद्धि का। तो विदेशों में ऑडियंस जो हमें मिलती है वो बहुत प्यार करती है। मैं अमेरिका गया, मैं आपको सच बताऊं, कई जगह तो लोग मिले और वो मतलब मध्य प्रदेश के कई जगह के लोग मिले, राजस्थान के लोग मिले, और वो उनके भीतर सच्चा भारत जो है ना वो वास करता है। वो लोग मिस करते हैं देश को, कम समय के लिए आ पाते हैं, साल में 2 साल में आ पाते हैं तो, लेकिन मतलब वहाँ जाकर के बहुत आनंद आता है। और उनको हंसाने के लिए मैं कम पैसों में भी चला जाता हूँ, उनका स्ट्रेसफुल ज़्यादा जीवन है। तो अभी जो चल रहा है कि अब शंभू जी जो है वो लाख रुपए लेते हैं। लाख तो कम बता रहे हैं महाराज, लाख क्या होता है भाई, 10 लाख लेते हैं। ये क्या मतलब है? हंसने की कोई कीमत नहीं होती जी, हंसने की कोई कीमत नहीं होती। जब आप भाई एक फिल्म के लिए किसी बड़े कलाकार को 5 करोड़ में 100 करोड़ में डील कर सकते हैं, तो एक ऐसा कलाकार जो आपके सामने आके प्रस्तुत हो रहा है, अगर वो 1.5-2 लाख मांग रहा है तो क्या बुरा है इसमें? अच्छा, आपने शुरू में ज़रूर कह दिया कि मैं मंच पे ही कविता पढ़ूंगा, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ हमारे दर्शकों को मैं 4 लाइनें आपको सुना देता हूँ, और उसके बाद आप चाहे तो मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ। मैंने आज तक के अपने पूरे सोशल मीडिया के दौर में किसी पर भी स्ट्राइक नहीं डाला। मेरा कंटेंट कोई भी चलाए, कोई भी उठाए, किसी भी जगह जाए, बल्कि कई बार ऐसा हुआ कि मेरा कंटेंट दूसरे चैनल पे ज़्यादा चल रहा है। तो इसलिए आप अगर मेरा कोई भी क्लिपिंग उठा करके कुछ भी करके कहीं भी डालते हैं, मैं तो पब्लिक का आदमी हूँ, मैं कोई कॉपीराइट नहीं है जी। सुनाया हो गया बस, आप चाहे, और 50 चैनल पे मेरी वीडियो चलती है। तो इसलिए मैं पब्लिक से कहूंगा कि मैं 4 लाइनें आपको सुना देता हूँ। अभी तो मैं देखो पजामे में हूँ और मैं तो धोती कुर्ता पहनकर मंचों पे जाता हूँ, तो मैं बस आपको ये कहूंगा कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरब हूँ मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहाँ में, शंभू शिखर मैं हास्य का उत्सव हूँ मनाओ। तो मेरे साथ आप हास्य का उत्सव मनाइए। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं, अच्छा नहीं लगता मुझे चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। पोशाक को लेकर मुझे अचानक वो ध्यान आ गया कि आपने एक जगह लिखा था, कहा था कि मैं तो धोती पहनता हूँ, मुंबई भी जाता हूँ, विदेशों में भी जाता हूँ, ऐसी जगह पे भी धोती पहन वो सब मंच के लिए है। तो दर्शकों, ये थे शंभू शिखर जी, जो कि आजकल कवि सम्मेलन के मंचों के शिखर पर हैं, धूम मचा रहे हैं अपनी कविताओं से, अपने शब्दों से, अपने वन लाइनर से, और उनके सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप मज़ेदार बातें, मज़ेदार चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन मंच पर तो उनका एक अलग ही अंदाज़ होता है, अलग निराला अंदाज़ होता है, और वे अपने ऊपर तो तंज कसते ही हैं, और बाकी जो समाज में जो विद्रूपताएँ चल रही हैं, जो वर्तमान में इस तरह की स्थिति है, उनसे, उन छोटी छोटी बातों से हाथ से निकाल कर लाते हैं और लोगों को भरपूर हंसाते हैं। उनका यही मानना है कि ज़िंदगी में अगर हमने किसी को चंद खुशियां ही दे दी, थोड़ी सी हंसी दे दी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि आज के दौर में लोगों को हंसाना काफ़ी कठिन काम है। तो हम यही आशा करते हैं कि वे लगातार मंचों पर इसी तरीके से अपनी चमक बिखेरते रहें और लोगों को यूं ही हंसाते रहें।